अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने ड्रामे की तारीफ़ और ड्रामे की अज्जाए तरकीबी पर रोशनी डाली थी, जिसमें ये बात हमारे सामने आई थी कि ड्रामा अमल करके दिखाना या दोहराना या दोबारा से पेश करना, इसको ड्रामा कहा गया है। मुख्तलिफ़ तारीफ़ों के ज़रिए भी हमने इस बात को समझने की कोशिश की कि ड्रामा किसे कहते हैं, और फिर उसके बाद जो उसकी अज्जाए तरकीबें बताई गई, जिसमें प्लॉट, किरदार, मुकालमा, ज़ुबान, मौसीकी और आराइश, इन तमाम को ज़रूरी करार दिया गया। ये जो अज्जाए तरकीबें बताई गई हैं, इन अज्जाए तरकीबें में हम देखते हैं कि हर जुज़ अपनी जगह एक अहमियत रखता है और एक दूसरे से ये जुज़ या अज्जा जुड़े हुए भी हैं। अब इसके बाद हम जिस उन्वान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वो है ड्रामे का इर्तिक़ा। जब हम ड्रामे की इर्तिक़ा की बात करते हैं तो उस वक्त हमें उर्दू ड्रामे का मुख्तसरन पस मंज़र देखना ज़रूरी हो जाता है। तो पहले हम देखेंगे कि पस मंज़र क्या है, उर्दू ड्रामा किस तरह से जिस वक्त उसकी शुरुआत हुई उस वक्त के उर्दू अदब पर या उर्दू अदब के क्या हालात थे, कौन कौन सी असनाफ़ सुख़न थी, इसका हम यहाँ पर आज मुख्तसरन जायज़ा लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मुल्क हिंदुस्तान में वैसे तो ड्रामे की जो रिवायत है बहुत ही क़दीम या पुरानी मानी जाती है। साथ ही उर्दू ड्रामे की ये रिवायत बड़ी मुस्तहकिम भी दिखाई देती है। होता ये था कि मुख्तलिफ़ रस्म व रिवाज के तहत देवी देवताओं के सामने रक़्स किया जाता था। सॉन्ग किए जाते थे। मुख्तलिफ़ रस्मों व हरकतों से अक़ीदत का भी यहाँ इजहार किया जाता था, और ये अक़ीदत बहुत पुराना हिंदुस्तानियों का शेवा भी रहा। रफ्ता रफ्ता ये जो हरकत थे, ये जो रक़्स करना था, ये जो सॉन्ग करना था, इसमें रंगा रंगी आने लगी, मुख्तलिफ़ किस्म की सूरतें इसमें पैदा होने लगी और उसको एक शक्ल मिलने लगी जिसे बाद में ड्रामा कहा गया। अगर हम देखते हैं तो यही सूरत हाल यूनानी ड्रामों की, जैसा कि हमने कल के लेक्चर में देखा था कि यूनान ड्रामा एक यूनानी लफ्ज़ है और जिसके माने हैं करके दिखाना। तो हम ये देखते हैं कि यूनानी ड्रामों की भी सूरत हिंदुस्तानी ड्रामों की तरह है। और जैसा कि कहा गया कि देवी देवताओं के सामने रक़्स करना, सॉन्ग करना या मुख्तलिफ़ किस्म के हरकतों के ज़रिए रस्म व रिवाज या अक़ीदत को पेश करना जो एक तरीक़ेकार था हिंदुस्तान में, ख़ास तौर पे ब्रह्मा नाम के एक देवता के सामने इस किस्म के हरकत व सकनात ज़्यादा पेश किए जाते थे। तो उसी तरह यूनान में जिस वक्त ड्रामे की इब्तिदा हुई है, हम यूँ कह सकते हैं कि इस किस्म के हरकत या रस्म व रिवाज या अक़ीदत वहाँ पे जिसके सामने पेश की जाती थी वो डायनोसिस के नाम से एक
وہاں کے لوگ ڈائنوسس نام کے ایک شخصیت کے سامنے، یا یوں کہیں گے کہ ایک دیوی دیوتا کے سامنے اس کو نذرانہ عقیدت کے طور پر مختلف قسم کے رقص، حرکات و سکنات، یا پھر ہم یوں کہیں گے کہ عقیدت بھرے حرکات و سکنات یا رسم و رواج پیش کرتے تھے۔ ایک سالانہ جلسہ ہوتا تھا ڈائنوسس کے سامنے، اور گانا بجانا، نقل و حرکت، اس کے مقابلے رکھے جاتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ڈرامے کے جو سلسلے کے پہلا اصول کی طرف ارسطو کی جو بوتیقہ میں ارسطو نے جو اپنی کتاب بوتیقہ ہے اس نے جو نظریہ پیش کیا ہے، وہی نظریہ ہندوستان میں بھرت منی کے ناٹیہ شاستر، جو سنسکرت کی کتاب ہے ناٹیہ شاستر، اس میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں سنسکرت ڈراموں کا چلن بہت زیادہ پرانا رہا ہے، اور بعض ایسے ڈرامے ہیں جن پر آج بھی ہم فخر محسوس کر سکتے ہیں۔ پھر درمیانی وقفے میں تاریخ نے ہماری کروٹ لی، اور ہندوستان کے حدود، جغرافیہ میں کچھ دوسری تہذیبیں بھی شامل ہوئی، یعنی کہ دوسرے ممالک کے لوگ ہندوستان میں آئے اور دوسری تہذیبیں یہاں آنے لگی، جن میں خاص طور پہ ڈرامے کے تعلق سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کے علاوہ پرتگالی بھی ہندوستان آئے، جو 1498 میں ہندوستان آئے تھے تجارت کی غرض سے۔ اب یہ جو پرتگالی آئے تھے، ان کی بہت ساری نشانیاں ہم کو، یعنی کہ کچھ ایسے ثبوت ملتے ہیں جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پرتگالیوں نے ہمارے یہاں کی تہذیب کو متاثر کیا ہے۔ چودہ سو 98 میں جو پرتگالی تجارت کی غرض سے ہندوستان آئے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ قول عبدالعلیم کا کافی ہے کہ دراصل یہی لوگ ان کے جانشین، ماڈرن اسٹیج کے بانی اور ہراول دستے کے ہیرو ہیں۔ جب یورپ، امریکہ، روس، چین اور جاپان میں ماڈرن اسٹیج کا نام نہ تھا، اس وقت پرتگالی مبلغین دکن اور شمالی ہند میں اردو ڈرامے اسٹیج کرتے تھے۔ وہ اپنی مذہب پرستی میں اس قدر سرمست تھے کہ یورپ کے تھیٹروں، خاص طور پر فرینچ اور اسپینش میں جو اصطلاحات و ایجادات ہوتی تھیں، انہیں وہ جلد از جلد ہندوستان میں اسٹیج پر رائج کر دیتے تھے۔ 1550 کے بعد سے ہندوستانی یا ماڈرن اسٹیج میں ڈرامے دکھلائے جانے لگے۔ تو پرتگالی آنے کی وجہ سے سب سے بڑا ہندوستان کو اگر ڈراموں کے اس میں کیا فائدہ ہوا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرینچ اور اسپینش میں جو نئی اصطلاحات ایجاد کی جاتی تھیں، وہ ہندوستانی اسٹیج پر بہت جلد پیش کرتے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ 1550 کے بعد سے ہندوستانی یا ماڈرن اسٹیج میں ڈرامے دکھلائے جانے لگے، یعنی کہ بہت تیزی سے، بہت زیادہ تیز رفتار کے ساتھ ترقی ہوئی، اور ڈراموں میں بہت تیزی سے عروج پایا۔ اسی بات کو واضح کرتے ہوئے بقول مسیح الزماں کہتے ہیں کہ قلی قطب شاہ کی جب پیدائش ہوئی 1565 میں، تو اردو ڈراموں کا رواج اس وقت بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ مسلمانوں کی شکل میں جب ہندوستان میں ایک ایسی تہذیب داخل ہوئی جس کی لطافت و نزاکت زندگی کی بھونڈی نقل برداشت نہیں کر پاتی تھی، اور ایک مخصوص معیار حیات کی بنا پر وہ سب کے سب اوپری سطح کی زندگی گزارتے، اور ڈرامہ نچلے طبقے میں پہنچ کر کہیں نوٹنکی، کہیں رام لیلا
रास लीला और कहीं यात्रा और कहीं भांडों की नकलों में तब्दील होता रहा और आला तबके में ड्रामे को सिर्फ मायूब ही नहीं बल्कि गुनाह का तस्वुर किया जाता था। मुसलमान जब हिंदुस्तान आए, इनकी जो तहज़ीब थी वो तहज़ीब का असर उनको देखने को मिलता है, और उस तहज़ीब का असर ये रहा कि उसमें नज़ाकत थी, उसमें लताफ़त थी, और भोंडी नकल वगैरह को मुसलमान बर्दाश्त नहीं करते थे, और उनका एक ख़ास म्यार हयात था। इस वजह से ड्रामे को या ड्रामे की तरफ जिन लोगों का ज़्यादा रुझान रहा या दिलचस्पी रही वो थे निचले तबके के लोग, और ये निचले तबके के लोग नौटंकी, रामलीला, रासलीला और यात्रा वगैरह बहुत ज़्यादा करते रहते थे, और आला तबके के लोग इस बात को मायूब भी समझते थे। इन म्यारी तहज़ीबों का अदबी रूप जब उर्दू की शक्ल में सामने आया तो उसका दामन ड्रामे से खाली था। अब जो म्यारी तहज़ीब थी उर्दू अदब में जब वो आई तो उसमें हम देखते हैं कि ड्रामों की शक्ल में वो देखने को नहीं मिलती थी, खाली थी। इसे आप उर्दू की बदनसीबी कह सकते हैं कि अरसे तवील तक उर्दू अदब ड्रामा जैसी मजबूत सिम से महरूम रहा। तो मसीहुज़्ज़मा साहब कह रहे हैं कि ड्रामा इतनी अच्छी सिंफ है जिससे उर्दू अदब महरूम रहा एक तवील अरसे तक, इसलिए वो उसको उर्दू की बदनसीबी कहते हैं। प्रोफेसर एहतशाम हुसैन ने भी इस नज़रिए पर अपने ख़यालात क़लमबंद किए हैं। वो कहते हैं कि उर्दू की इस म्यार परस्ती से जहाँ कुछ फ़ायदे पहुँचे हैं, अच्छे खासे नुकसान भी हैं। यानी कि उर्दू में जो म्यार था, जो नज़ाकत थी, जो मखसूस म्यार हयात था उर्दू अदब में, उससे एक चीज़ जो देखने को मिलती है वो ये कि इसके कुछ फ़ायदा भी पहुँचा है उर्दू अदब को और कुछ नुकसान भी पहुँचा है। और ये जो उर्दू की ये जो तहज़ीब और म्यार परस्ती न सिर्फ उर्दू ड्रामे के जन्म में आड़े आई बल्कि हनूज़ इसकी सिमत और रफ्तार और इर्तिक़ा में शऊरी तौर पर असरअंदाज है। तो एहतशाम हुसैन बहुत बड़े नक़ाद गुज़रे हैं, तो उनके मुताबिक या उनका कहना ये है कि ये जो हमारी तहज़ीब थी उर्दू की और ये जो म्यार परस्ती थी, इसकी वजह से उर्दू में ड्रामा निगारी के जन्म लेने में कई रुकावटें आई, और आज भी हम देखते हैं कि इसी वजह से उर्दू में ड्रामे की सिमत व रफ्तार और इर्तिक़ा में शऊरी तौर पर उसकी म्यार परस्ती और उसकी तहज़ीब हमेशा से असरअंदाज रही है। अब इन लोगों की राय देखने के बाद हमको ये बात समझ में आती है कि उस वक्त का जो उर्दू अदब था वो बहुत ही नज़ाकत से भरा हुआ, उसमें मखसूस म्यार हयात, उसमें एक किस्म की तहज़ीब, ये तमाम चीज़ें मौजूद थी। इसकी वजह से हम यूँ कह सकते हैं कि उर्दू ड्रामे को एक साज़गार जो फ़िज़ा मैसर होना था वो नहीं हो सकी। अब थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं हम, तो हमारे सामने ये बात आती है कि ये जो ड्रामे या नौटंकियाँ जो होते थे वो उर्दू अदब में इसकी शुरुआत होने से कबल खित्ते अवध में, अवध का जो इलाक़ा है उसमें नौटंकियाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, और गांव-गांव, कस्बा-कस्बा पहुंचकर अवाम की दिलजोई का सामान ये नौटंकियाँ या ड्रामों के ज़रिए किए जाती थी। फिर इनमें लवाज़मात और एहतमाम के एतबार से ना बहुत ज़्यादा खामियाँ भी हमको देखने को मिलती हैं। इसमें ज़नाना किरदार जो अपनाए जाते थे वो लड़के ही अदा करते थे, लेकिन तेज त्यौहार के मौके पर पहुंचकर सस्ते रोमानी क़िस्सों को पेश करके निचले तबके की दिलचस्पियों का सामान बहरहाल इकट्ठा कर देते हैं।
अब ये नौटंकियों में क्या किया जाता था, तेज त्योहार के मौक़ों पर सस्ते रोमानी क़िस्सों को पेश किया जाता था ये निचले तबके के लोगों के पास, और उन्हें दिलचस्पी का सामान इन ड्रामों में मिल जाता था। फिर कठपुतली का नाच, भांडों की नकलें और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नौटंकियों के साथ देखने को मिलती थी। इशरत रहमानी भांडों के ताल्लुक़ से कहते हैं कि लखनऊ में मेलों, बाज़ारों, जश्नों, बड़ी बड़ी दावतों और खुशी की तमाम तकरीबों में भांड ज़रूर होते थे, जो अपनी मुज़हिक नकलों से हाज़रीन का दिल खुश करते थे। भांडों का ये कौल मशहूर है कि महफ़िल वीरा जहाँ भांड नबाश, शाही महफ़िलें भी भांडों से खाली न होती। तो लखनऊ के इशरत रहमानी ने लखनऊ शहर के बारे में ये बात बताई है। उनका कहना है कि खुशी के मौक़ों पर या बड़ी बड़ी दावतों में या मेलों में या बाज़ारों में या जश्नों में आमतौर पर लखनऊ में देखने को मिलता था कि भांड को ज़रूर खिलाया जाता था, और ये भांड जो महफ़िल में लोग मौजूद होते थे उनकी दिलजोई क्या करते थे। शाही महफ़िलों में भी भांडों को बहुत ज़्यादा बुलाया जाता था। फिर इन भांडों के साथ डोमनियाँ भी हुआ करती थी, जो तरह तरह की हरकतें करके दिल बहलाती हैं और अपने लिए रोज़ी रोटी का सामान बनाती रहती। अब ये ड्रामे की शुरुआत से पहले की शक्लें हैं। अक्सर ये लोग रईसों और नवाबों के घरानों में भी पाई जाती हैं, और बिलखुसूस शादी ब्याह के मौक़ों पर इनके बग़ैर कोई महफ़िल मुकम्मल ना होती। यानी कि जो डोमनियाँ होती थीं, ये डोमनियाँ क्या करती थी, ख़ास तौर पर रईसों के घरानों में या नवाबों के घरानों में हमेशा से रहती थी, और अगर शादी ब्याह का तो मौका होता था तो बिल्कुल बग़ैर किसी इसके उनको बुलाया जाता था, उनको रखा जाता था ताकि वो लोगों की दिलजोई कर सके। रामलीला और रासलीला में ज़्यादातर मजहबी क़िस्सों को दिखाया जाता था। अक़ीदत के तहत इसमें हर कस व नाकस शरीक होता। बंगाल में इसको यात्रा भी कहा जाता था। रासलीला और रामलीला जो होते थे ये अक़ीदत की बुनियाद पर बनाए जाते थे, पेश किए जाते थे, और इसमें हर कोई चाहते हुए और ना चाहते हुए भी शामिल हो जाता था। फिर बंगाल में इसी को यात्रा के नाम से जाना जाता है। बहरहाल अब तक हम जो बात देख रहे हैं उससे ये वाज़ेह होता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं निचले तबके की, रक़्स, उसरूद, तफरीह और मसरत का सामान, सब के सब ये तमाम चीज़ें जो पेश की जाती थी वो सब निचले तबके के लोगों के हद तक ही महदूद थी। इससे ड्रामे के फ़न और इसके लवाज़मात की तवक़्क़ुफ़ करना तकरीबन बेसूद और नामुमकिन है, क्योंकि इसकी पेशकश का मकसद दूसरा होगा। अब यूँ अगर हम इसका पस मंज़र देखते हैं तो ये बात हमारे सामने आती है कि नौटंकियाँ, फिर उसके बाद भांड, फिर डोमनियाँ, फिर यात्राएं, रामलीला, रासलीला, ये जो तमाम चीज़ें हैं ये निचले तबके के लोगों के लिए किए जाते थे, और निचले तबके के लोग इसमें दिलचस्पी लेते थे। आला तबके के लोग इससे बहुत ज़्यादा दूर रहते थे, बहुत ज़्यादा मायूब भी समझते थे। हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि इसी से उर्दू अदब में ड्रामे का आगाज़ हुआ। अब हम ये जो पस मंज़र देखें, इससे ये कुछ बातें हमें जो समझ में आई हैं उसकी जो उस वक्त का पस मंज़र था उर्दू में ड्रामे की इब्तिदा से पहले का, इस पर हमने अभी सैर हासिल तबसरा किया है। अगले लेक्चर में हम उर्दू अदब में किस तरह से ड्रामे की इब्तिदा हुई उसको देखेंगे। शुक्रिया।